ये हो गया, ये भी हो गया ना, क्रॉस कर दिया यहाँ से। लाइव हो गया ना अभी, इसको भी स्मॉल कर देते हैं ना। हम्म। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? ऐसे ढीले ढीले सही कैसे, मतलब हैं? इंग्लिश की वजह से है, मतलब क्या ज़्यादा बोझ है किस चीज़ का? बोझ तो होना ही नहीं चाहिए, है? वो तो हल काम कर सकते हैं कि नहीं? तो इंग्लिश पढ़ी आप लोगों ने पहले कभी? क्यों? ये तो साफ सुथरा झूठ है, ये तो बिल्कुल वाइट लाई है भाई, जिसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ। क्या होता है? हाँ, तो ये भी तो क्लास ही है। अच्छा, तो कहने का मतलब स्कूल में तो अपने पढ़ा है उसको ना। अब स्कूल में क्या पढ़ा था इंग्लिश में, आपको पता ही मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ एक निर्धारित क्या था, सिलेबस था, कोर्स था, उसको आपने पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, रट लिया, तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे उसमें। अरे आते थे कि नहीं भाई? और बहुत अच्छे से आते भी थे। लेकिन अब मामला किसका है बताया ना आपको। अब देखा, अब आप लोग आ गए कॉम्पिटिशन में, और यहाँ पे जब आए तो आपके सामने बहुत पहाड़ जैसा एक है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होने जा रहा है। अब इसमें अलग अलग विषय होते हैं आपके, हैं जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें आपने मार्क हासिल कर रखी है। जानते क्यों? क्योंकि आप उसमें लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, एक बार नहीं, बार 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 किताब बदल बदल के आप पढ़ते होते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो वहाँ मामला थोड़ा सा होता है, कुछ 22-23 टॉपिक है, छोटा छोटा है, एक बार कर लिया, दो बार किया तो याद ही हो गए, और वहाँ आपको टाइम लगता ही नहीं सॉल्यूशन में, क्वेश्चन देखा सीधा आंसर आता है। फिर रही बात किसी जीके की, वो सबका बल्ले बल्ले है। अरे समझे कि नहीं भाई? तो जीके की वजह से बहुत बड़ा इश्यू नहीं आता है बच्चों को, तो न तो कोई पढ़ा पाता है, और जो पढ़ा था वो एग्जाम में आता नहीं। जीके में सबसे बड़ा इश्यू यही है, पढ़ तो लिया आपने, ज्ञान भी बहुत हासिल हो गया आपको, है बहुत नॉलेज भी हो गया, लेकिन एग्जाम से ज़्यादा उसका लिंक होता है नहीं, क्योंकि इतना वाइड एरिया है उसका कि कहाँ कहाँ से करेंगे। और उसके बाद फाइनली कहाँ पहुँचते हैं भाई? इंग्लिश पे। और इसका नाम सुनते के साथ ही गूज बम्स, हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा, इंग्लिश को सुनते के साथ ही क्या डर लगने लग जाता है बच्चों को, है ये क्या फोबिया हो गया ये हुआ, कहते पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अब आने की भी कोई वजह है, नहीं आने की भी क्या है कोई वजह। आने की वजह तब होगी जब आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, जैसे अंग्रेजी कहती है वैसे करते हैं तब। लेकिन अभी तक जो आपने अंग्रेजी पढ़ी है वो कैसे पढ़ी है? सिलेबस था ना, उसको फोकस किया आपने और वही पढ़ लिया, ठीक है। और वो था मामला स्कूल लेवल का, वहाँ अच्छे मार्क्स आ जाते थे आपके, कोई दिक्कत नहीं थी, पास भी हो गए, नहीं हुए तो हो ही जाते थे, एन के एन प्रकार है ना, समझ रहे नहीं भाई? और कंपटीशन में एन के एन प्रकार का सिस्टम चलता ही नहीं, वहाँ तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से इसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, ये बच्चों को पता ही नहीं है। इसे कुछ नहीं पता अंग्रेजी में उसे पढ़ना क्या है असल में। अच्छा, कई बार बच्चों से कहते हैं कि वर्ड पावर तैयार करो, अब बच्चा कहता है कि वर्ड पावर सब तैयार कहाँ से करें? तो एग्जाम में आपके आते हैं एंटोनिम सिनोनिम, अरे आते कि नहीं आते भी? वो तो आपने याद कर लिया, अब जो याद किया वो क्या आ जाएगा एग्जाम में? कोई ज़रूरी नहीं है, आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। चलो, वो तो ऐसे वर्ड्स हैं एंटोनिम सिनोनिम, आपके एग्जाम वाले इसको एंटोनिम सिनोनिम बोल सकते हैं आप, वन वर्ड बोल सकते हैं आप, वो ऐसे वर्ड या वर्ड ग्रुप हैं जो सिर्फ आपको एग्जाम में दिखेंगे, और एक बार आप एग्जाम में पास हो गए तो उसके बाद वो फिर कभी दिखेंगे नहीं आपको, वो शब्द खत्म हो गए समझो एक तरह से। तो हमें फिर कौन सा वर्ड पावर तैयार करना है जिसे लिखी अंग्रेजी हमें समझ में आ जाए, क्योंकि लिखा समझना पड़ेगा ना भाई, और कब समझ में आएगा? वो तब समझ में आएगा जब शब्द हैं उसके बारे में आपको उनका मीनिंग पता है। और मीनिंग कौन सा वाला? हिंदी वाला वर्जन पता होना चाहिए, इंग्लिश तो इंग्लिश नहीं, हमें चाहिए बाईलिंगुअली, है द्विभाषी। इंग्लिश तो अपना है ही, साथ में क्या चाहिए उनके हिंदी वर्जन चाहिए, तो जल्दी पकड़ में आता है, क्योंकि इस लेवल पे अंग्रेजी से अंग्रेजी आपके समझ में नहीं आ सकती। और वैसे भी किसी नया को सीखने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पहले से आपको क्या है आती है।
अब एक नई सीख रहे हैं और उसमें सिखा रहे हैं जो भी आपको नहीं आती है, तो फिर तो मामला कैसा दिक्कत रहता है उसके अंदर। हाँ, डेट भी डाल दे इसमें। हम्म। हम्म। तो वही इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना, तो ये हुआ हमने खुद ने बना दिया है। अच्छा, बनने की वजह क्या है? आप भी हैं कुछ, और कुछ हमारे गुरुजन भी हैं, और कुछ सिलेबस भी है। अच्छा, सिलेबस क्यों हुआ पैदा करते हैं, उसकी वजह क्या है? जैसे आपने राजस्थान के कुछ एग्जाम देखे होंगे कई बार, आरपीसी करवाते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है, और कुछ एग्जाम नेशनल लेवल के होते हैं, जैसे एसएससी का हो गया वगैरह हो गया। वहाँ एक सिलेबस दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया? अच्छा, आप सिलेबस को फॉलो कब करेंगे? जो वो सारी चीज़ें पहले से आपको आती है। अब दिक्कत है कि हमें उनमें से आता कुछ नहीं, और फॉलो क्या करना है? सिलेबस फॉलो करना। कैसे करेंगे आप? तो सिलेबस को फॉलो करने से पहले जितने भी बेसिक्स हैं किसी भी चीज़ के, चाहे इंग्लिश का हो, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का, बेसिक्स आपको पहले पता होना क्या भी जरूरी है। अच्छा, रीजनिंग की बात करते हैं, बेसिक्स आपको बढ़ा देते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि स्कूल में आपने रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं होती। मैथमेटिक्स की बात करते थे, आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल। कब से? जब से आपने लिखना शुरू किया ना, आपकी शुरुआत मैथमेटिक्स से हुई थी। डंडी खींची थी ना, एक बन गया था आपका। ठीक है। तो गणित की शुरुआत तो कहाँ होगी आपकी? बिल्कुल राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। वहाँ से दिक्कत नहीं है, वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और गुरु जी अच्छे मिल गए तो सारा चीज़ याद भी होगी वैसे की वैसी। और इंग्लिश की बात आती है तो वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते ही नहीं। और नॉर्मली जो देखा जाता है, अंग्रेजी पढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है? सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? टेंस। क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? और देखिए, टेंस पढ़ने का सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, किसी बुक में टॉपिक का नाम ही पहला कौन सा है? टेंस है। अच्छा, टेंस के पहले जो चीज़ है वो तो पता ही नहीं है। जानते हो आपके साथ हुआ क्या? सीमेंट ला के रख दिया, कंक्रीट ला के रख दिया आपने, लोहा ला के रख दिया, आपके पास प्लॉट ही नहीं है। आपने सारा सामान इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अब प्लॉट ही नहीं आपके पास, ज़मीन ही नहीं, आप मकान बनाओगे कहाँ पे? तो आप जानते कैसे? बिल्कुल बेसलेस। आपके पास कुछ है ही नहीं। कुछ नाम पता है कि मकान बनाने में सीमेंट काम में आता है, वो कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, लोहा काम में आता है, वो कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ ईंट बजरी पत्थर पड़े हुए हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसको व्यवस्थित कैसे करना है वो किसी की जगह पे होगा, और वो आपके पास ही नहीं। और नहीं होने की वजह क्या हुआ? जो आपको है ना, टेंस में थोड़ा थोड़ा आता है, वो थोड़ा सीमेंट है। प्रीपोजिशन में आपको थोड़ा थोड़ा सा, वो क्या आपका लोहा टाइप है, ठीक है। एक्टिव एज थोड़े थोड़े आते हैं, वो क्या आपका भी कंक्रीट है, या ऐसा कुछ भी कह सकते हो। तो सामान जो आपके पास है ना, वो व्यवस्थित नहीं हो सकता। क्यों? कि जिस तरह का आपका एग्जाम है वो व्यवस्थित नॉलेज मांगता है, और वो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, जब टेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? टेंस का नाम, टेंस के प्रकार, और शायद आपको पहले से याद है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता ही है। इनके 4 4 टुकड़े फिर होते हैं। टोटल कितने हो गए? 12। बताओ, पता है ना? वो तो टेंस का नाम पता है, टेंस कितने प्रकार इसे पता है, लेकिन जब काम करना होता है ना इसमें, तो काम हमसे होता नहीं। अच्छा, कमाल की बात, टेंस पढ़ने के बाद टेंस में आने वाले क्वेश्चन हमसे हल ही नहीं होते। तो क्यों पढ़ा? कहते बस पढ़ना था सर। अच्छा, टेंस पढ़ना शुरू करते हो तो ये करीबन 1 महीना चलता है आपका टेंस। कभी भी देखो आप, 1 महीना, 1 महीने से मतलब जब 1 महीना आप रेगुलर की कोचिंग वगैरह में जाते हैं ना, तो आपकी 22 23 क्लास होती है। कितनी होती है? और 22 23 क्लास में आपके टेंस पूरे होते हैं नॉर्मली। और टेंस पूरे होने के बाद टेंस में आने वाले प्रश्न आपको होते नहीं। हाँ, 2 4 5 वाक्य जरूर बना लेते हैं आप। हिंदी से किस में? इंग्लिश से हिंदी नहीं, यहाँ भी दिक्कत है। हम लोग कैसे करते हैं पता है? हिंदी से इंग्लिश। कौन सा वाला पहचान पता है? ताए तेई तय, रहा रही रहे, चुका चुकी और चुके, ठीक है। और ऐसे चुके कि वापस ट्रैक पर ही नहीं आए। तो क्या आपका एग्जाम जो होगा उसमें हिंदी होगी इंग्लिश होगी? वहाँ तो सारा मामला इंग्लिश होगा। तो आपको आना क्या चाहिए असल में? आपको इंग्लिश का हिंदी वर्जन आना चाहिए, लेकिन हमने हमेशा उल्टी माथापच्ची करी। हमने किसके अनुवाद किया? हिंदी से इंग्लिश, जो काम का ही नहीं है। हाँ, अनुवाद आना चाहिए, समझ में आ रही बात, लेकिन जिस तरह का एग्जाम दे रहे उसके हिसाब से आपका हिंदी से इंग्लिश नहीं, आपको इंग्लिश से हिंदी आना चाहिए, और वो कभी आया ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, हमारी जो रीडिंग स्किल है, अंग्रेजी पढ़ने के सही भी हमें नहीं पता। पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कौन सी यूनिट है,
कौन सी इकाई है, कब रुकना है, पता नहीं पड़ता। हम तो एक बार पढ़ना शुरू करते हैं ना भाई, तो फिर पढ़ना शुरू ही कर देते हैं, रुकते ही नहीं है। और जानते कैसे पढ़ते हैं? एक बार लंबी सांस ली और अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक हमारे को फुल स्टॉप नहीं मिलता है। और फुल स्टॉप मिलने तक जब पहुंचे ना, तो मामला पड़ा कि जो पीछे पड़ा वो तो गया, समझ नहीं आया क्या कहना चाहता है। और कई बार तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सेंटेंस। तो सेंटेंसेस आर लाइक कांदा। कांदा समझते हो क्या? अनियन, प्याज। हाँ, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है बड़ा सारा, जो एक प्याज हो गया आपका, अनियन है। अब हुआ क्या? अब वो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सेंटेंस। और एंड में एक ऐसा शब्द है जो पूरी बात को समझाने में सक्षम होता है, वो होता है कांदे का बच्चा। निकलता है ना बीच में से भाई साहब, भाई काटते हैं तब तो कट जाता है, लेकिन जब फोड़ते हैं तो पूरा निकलता है कि नहीं उसमें से, है ऐसे। तो ये सेंटेंस असल में क्या परतें होती है, लेकिन हर बार एक सेंटेंस एक में होना जरूरी नहीं, कई सारे वाक्य साथ में होते हैं। वो समझ में आ गया तब तो ठीक है। और उस बात को समझने के लिए बहुत सारी बातें पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन वो हमें है ही नहीं। चलो टेंस पूरा हुआ अपना 1 महीने में, ठीक है। अच्छा, टेंस पूरा होने के बाद उसके बाद देख, अब पहले सब पता है, वो कह सीमेंट वगैरह सब हमारे पास है, लेकिन साला उसको काम में कहाँ लेना है, ये नहीं। तो उसके बाद क्या शुरू होता है आपका? एक्टिव और पैसिव शुरू होता है, ठीक है। और जानते हैं जितना टाइम आपको टेंस पढ़ने में लगता है, उतना का उतना टाइम कहाँ लगता है? एक्टिव है, सेम टू सेम। क्योंकि उसी टेंस को आपको लिखना है बदल कर वॉइस, उतना ही टाइम लगेगा। अच्छा, एक्टिव पैसिव पढ़ने के बाद खास बात क्या है? एक्टिव पैसिव से जुड़े प्रश्न हमसे होते ही नहीं। जिनसे हो गए वो तो निकल पड़े, जिनसे नहीं हुए वो उलझ रहे। और कब तक उलझेंगे भाई? अच्छा, लिखे सेंटेंस का हिंदी समझ में हमको आता नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो सेंटेंस लिखा है उसमें सारे शब्दों के मीनिंग आपको पता है, लेकिन पूरे सेंटेंस का मीनिंग पता नहीं है। ये दिक्कत है बहुत बड़ी। और कई बार तो बहुत ही छोटे शब्द का मीनिंग आपको पता नहीं होता है। अभी पूछूंगा मैं आपसे, कह रहा आज तो मत पूछना सर, पहला दिन है, पूछूंगा आज ही। चलो लगे तो पूछ ही लेता हूँ मैं आपसे। तो इंग्लिश वैसे बहुत इजी है हिंदी की तुलना में, लेकिन इसका इतना हल्का भी नहीं लेना है। थोड़ा सा कैसे अभी सीरियस मूड में लेना पड़ेगा आपको, डेडिकेशन के साथ लेना पड़ेगा आपको। इससे एक शब्द है आपका आई, अरे है ना, इसका मीनिंग पूछ सकता हूँ मैं आपसे? कहते सर इसका क्या मीनिंग पूछोगे? कुछ और भारी पूछते, बड़ा शब्द लेते तो मज़ा आता। इतना हल्का, इतने कमज़ोर थोड़ी है हम इंग्लिश में। क्यों भी? क्या नाम बेटा आपको? हाँ अनिता, बता इस आई का मीनिंग कैसे पता आपको? कहते हैं सर ऐसे, तो फिर मजाक हो गई फिर अब तो आपकी तरफ से। चलो, इसने क्या बोला भाई? मैं। और कोई मीनिंग? अच्छा, इन्होंने क्या बताया? मैं। और कोई मीनिंग नहीं होता है ना? आपको पता नहीं है? अच्छा, वाक्य बोलता हूँ। अच्छा, मैंने अंग्रेजी पढ़ाता है, सही वाक्य हिंदी में? नहीं नहीं, मैंने अंग्रेजी पढ़ाता है या मैंने अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? अच्छा वो ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपकी हेल्प की, तो एक मीनिंग और निकला, कौन सा? तो एक मीनिंग का निकला, दूसरा क्या निकला? तो अंग्रेजी का एक ही शब्द है। हाँ, तो अंग्रेजी का एक ही शब्द है, हिंदी में आपको अलग अलग मीनिंग निकालना पड़ेगा। इसका मतलब आपको हिंदी भी आनी चाहिए। तो एक मीनिंग क्या निकला? मैं। दूसरा मीनिंग क्या है? महीने। और कोई मीनिंग है इसका? ये तो कहते सर याद है सर प्लीज़। अरे हम ग्रेजुएट हैं, ऐसी क्या बात हो गई है? कई बार क्या होता है, पीजी भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है। पोस्ट ग्रेजुएट के आई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आपको जो है ना पढ़ाई हुई, वो एक अलग तरह की पढ़ाई हुई है। कॉलेज में जो आप पढ़े हैं वो कॉलेज थोड़ी गए हैं, तो वो तो एक संस्था रह गई बस। एक फैक्ट्री है जहाँ से उत्पादन बाहर निकल गए। हाँ वो डिग्री है जी, वही 1 वीक सीरीज वाला हिसाब किताब बन के आता है सारा का सारा। सीरियसली कब पढ़ा? हाँ, साइंस के विद्यार्थी होते थोड़ा पढ़ना पड़ता, बाकी सब में तो। और हमारे छात्र नेता हैं। हाँ, छात्र नेता किस लिए होते हैं? पेपर देने के लिए होते हैं, बाकी काम क्या है उनका? बाकी तो हमें तो पता ही नहीं काम क्या करते हैं यूनिवर्सिटी में। तो छात्र नेता का मतलब पेपर देने वाला सबसे अच्छा छात्र नेता होता है। अच्छा, वाक्य लिख रहा हूँ,
आई से शुरू होता है, ठीक है। उसका मीनिंग मैं और मैंने है भी कि नहीं आप बताना ज़रा, ठीक है। अच्छा ये बता देना कि सेंटेंस सही या गलत, ये भी बता सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको अंग्रेजी आती नहीं, अंग्रेजी आती है लेकिन गलत आती है। आती तो है लेकिन कैसी आती है, गलत टाइप अंग्रेजी आती है। और ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। क्या लिखा भाई, आई एम टॉट इंग्लिश। तो पहले बताओ सेंटेंस सही या गलत। पहले आपको ये बताना है कि सेंटेंस सही है या फिर क्या भाई गलत है। इतना टाइम लगता है। अच्छा इसमें किसी भी शब्द को आपको डिक्शनरी में देखना है क्या? आई थिंक आई को नहीं देखना है डिक्शनरी में, एम को नहीं देखना है, टॉट को नहीं देखना, अंग्रेजी को तो क्या देखेंगे, इसमें को देखने का है नहीं। बताओ भी कौन सही मानता है कौन गलत मानता है इसे, है भाई? अच्छा टॉट में, अच्छा आई एन जी लगानी पड़ेगी इसमें तो, है भाई? नहीं नहीं हटाना नहीं, पहले ये बताओ सही या गलत। अच्छा क्यों गलत है? अच्छा टीचिंग आएगा, हाँ ये भी ठीक है। अच्छा कैसे पता टीचिंग आएगा इसके बाद? कहते देखो सर लगता है ना कई बार फील आती है अंदर से और वाकई फील आती है। वो आपका दोष नहीं है, यहाँ तो दोष बुक का है, यहाँ दोष गुरुजी का है और कुछ उसमें हम भी शामिल हो गए। 3 लोग शामिल है इसमें, 2 तो लोग और एक वस्तु बुक भी। सिखाते क्या है पता है? कहता देख भाई देख मेरा प्रिय विद्यार्थी, जब कभी तेरे को देखे ना इज आर एम, तो उसके बाद क्या, और जब आपको नहीं देखे कहता यस, चाल पकड़ लिया मैंने। क्या पकड़ा? कि सर ने कहा था कि इजारों को एन जी आना चाहिए, इधर तो है ही नहीं, तो गलत हुआ कि नहीं? तो बताओ इसे गलत कौन बता रहा है अभी? हाँ जैन क्या बताता है? टीचिंग आएगा, हाँ भाई सही है गलत? अच्छा देखिए ना 2 ऑप्शन है कि यहाँ तो एम को हटा दो, यहाँ टॉस को टीचिंग कर दो। हाँ भाई टीचिंग आएगा, और नहीं तो आप भी कि टीचिंग आएगा ना भाई, इन्होंने बता दिया पहले। हाँ भाई आपको तो पूछना नहीं है। हाँ भाई टीचिंग आएगा, हाँ भाई टीचिंग आएगा। आप क्या कहते हैं भाई? टीचिंग ना, कैसे मतलब? अब ये दिक्कत होगी आपके एग्जामिनेशन में। नहीं नहीं वो बदलना कुछ नहीं है तो, हाँ बस एड सेंटेंस इसी में जो करना है, टीच का टीचिंग हो सकता है, एम को हटा सकते हो, करना इसी के अंदर है, शब्द नहीं बदलना है यहाँ पे कोई भी। अरे लर्न का मीनिंग सीखना होता है, यहाँ तो गुरुजी पढ़ाते हैं बाबा रे, टीच का मीनिंग पढ़ाना होता है, लर्न का मीनिंग तो सीखना नहीं है। कैसे पता पड़ा कंटिन्यूस है? पढ़ाता हूँ मैं, कहाँ चल रहा है दादा? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इस हिंदी वाक्य का मतलब है कि मेरा काम ही यही है। वो कंटिन्यूस कहाँ है? मैं 80 फुट रोड पे जाके बोलता हूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ आ जाओ, तो पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, तो मेरा काम है। हैं तो अब कितना बड़ा गैप देखिए, आपका अंग्रेजी का ज्ञान और आपके एग्ज़ाम का सिलेबस, समझ रहे हैं? इसमें बहुत बड़ा क्या है, गैप है। इस गैप को पाटने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम देना पड़ेगा। और बच्चे के पास टाइम ही नहीं है बस अंग्रेजी सीखने का, बाकी सबके लिए है। गणित 10-12 साल पढ़ते लगातार एग्ज़ाम देने तक पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ लेता है और 6 महीना साल भर पढ़ लेता है एग्ज़ाम देने के लिए। जीके का वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है, दिक्कत नहीं है। और जब इंग्लिश की बात आती है, और जब मैं कहता हूँ ना कि इंग्लिश का कोर्स आपका 6 महीने चलेगा, 2 घंटे क्लास होगी, कहते 2 घंटे 6 महीने ऐसा क्या पढ़ा लोगे? हैं मतलब उसका रिएक्शन सीधा ये होता है कि ऐसा क्या पढ़ा लोगे आप? हैं बाहर तो लोग बाग 2.5 महीने में 1 घंटे 45 मिनट में पूरा कोर्स करा देते हैं। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के लिए कोर्स पूरा नहीं करना है, कोर्स तो दुनिया पूरा करती भाई साहब। सिलेक्शन तो उन्हीं के होते हैं जो अलग काम करते हैं, जिसकी समझ औरों से क्या होती है, अलग होती है। अच्छा देखिए आज पहले तो वैकेंसी भी कोई ठीक ठाक आती थी, अच्छी खासी वैकेंसी आती थी भाई, आजकल वैकेंसी क्या हो गई, कम हो गई, और नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या क्या हो गई, कई गुना बढ़ गई। अच्छा एसएससी के एग्ज़ाम देने के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं,
और वैकेंसी कितनी होती है? 2 4 5 हज़ार भाई। पहले तो 10 15 हज़ार आती थी एक साथ, वो सिस्टम खत्म हो गया आजकल। कितनी आती है? 2 4 5 हज़ार आती है। अब सेलेक्ट कितने होंगे? 5 हज़ार ही तो होंगे। उस 10 लाख माइनस 5 हज़ार करके देखना, 9,95,000 फेल हो रहे हैं। और वो किस में फेल हो रहे हैं पता है? उस अंग्रेजी के 45 क्वेश्चन में। तो उस 45 क्वेश्चन में ऐसा क्या आता है जो फेल करवाता है कितनों को? 1 2 5 को नहीं भाई साहब, 9,95,000 को फेल करवाता है वो। तो वो कैसी अंग्रेजी है ऐसी? और जो आप पेपर देखते हैं ऐसा मुश्किल भी नहीं लगता आपको? तो पिछले साल पेपर देखते हैं कि ओ माय गॉड सो इजी। तो फिर वो कौन से 45 क्वेश्चन हैं अंग्रेजी के जो 9,95,000 को फेल करवाता है? बहुत बड़ा रेशियो है ये तो। है तो सही। तो वो 5,000 ऐसा क्या पढ़ते हैं जिनके सिलेक्शन हो जाता है? तो जो 10 लाख ने पढ़ा है ना, वही किसने पढ़ा है? 5,000 ने। ठीक है, लेकिन उन्हें पढ़ने का तरीका क्या था? अलग था उनका। मतलब उन्होंने कुछ अलग किया, और अलग भी कुछ ऐसा किया कि एग्जाम ओरिएंटेड था। अच्छा, एग्जाम ओरिएंटेड कब होता है? जब आपके सारे बेसिक्स क्या होते हैं। तो हमें कैसे एग्जाम दे रहे हैं पता है? कि एक बार फॉर्म भर देखा जाएगा, बाई चांस हो जाए तो। और भाई साहब बाई चांस अब कंपटीशन में ख़त्म हो गया, तो बाई चांस का कोई चांस ही नहीं, वो चांस ख़त्म हो गए हैं। अब तो आपके एफर्ट्स काम करेंगे कि आपका चांस उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कभी इमेजिन किया आपने कितना बड़ा ये गैप कैसे हुआ? तो जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है और जो आपका अंग्रेजी का ज्ञान है, इनमें बहुत बड़ा क्या है भाई? गैप है। अच्छा, अभी आपसे कहा जाए कि आप अंग्रेजी के बढ़िया बढ़िया 50 शब्द जरा लिख के बताओ एक बार, नहीं लिख पाएंगे। और लिखना शुरू किया तो रुकेंगे नहीं। और जानते हो शब्द बढ़िया बढ़िया नहीं होंगे, फिर वो ऐसे शब्द होंगे जो आपको आसपास देखे। क्या? कंप्यूटर, टेबल, बुक, बेंच, बैग, पेन, पन्ना है, ये बढ़िया शब्द है। ये भी पूरे 50 नहीं होंगे, इसमें अटक जाएंगे आप कहीं ना कहीं। सर अब खत्म, अब क्या करूँ? इसका मतलब बहुत नॉलेज कम है, बेसिक्स बिल्कुल नहीं है, और एग्जाम का अपने फॉर्म भर लिए बड़े बड़े वर्ड सारे। अच्छा, कई बार स्टूडेंट डिमांड करता है कि देखो सर मेरे को सिर्फ बैंक पीओ की अंग्रेजी पढ़नी है। कई बार बच्चे का मुझे सिर्फ एसएससी की अंग्रेजी पढ़नी है। तो बताओ बैंक पीओ एसएससी की अंग्रेजी कौन सी होती है? उन दोनों में लिखा होता है सिलेबस में 10+2 वाली अंग्रेजी। क्या लिखा होता है? अब 10+2 की अंग्रेजी कौन सी होती है? सारी आ गई उसमें। और जो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े उनमें से एग्जाम आ गया तो हम तो लुट गए हैं तेरे प्यार में इंग्लिश। अरे ऐसे तो लुटते हैं भाई, और लुट गए तो लुट ही गए। और एक बार यदि कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो बूस्ट होने में बहुत टाइम लगता है उसमें। तो जल्दबाजी तो आपको करनी है ही नहीं, स्पेशली इंग्लिश में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके जिद करने से नहीं होंगे, आप उसकी जिद के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो जितना वो टाइम मांगते ना आपको देना पड़ेगा। ये जयपुर में ही थोड़ा सा, जयपुर में या राजस्थान में कह सकते हैं, हर कॉम्पिटिटिव क्लास 3 महीने में कोर्स पूरा करवाती है। ढाई से एसएससी का है तो 3 से 4 महीने में कोर्स खत्म। बैंक पीओ का है तब भी 3 से 4 महीने में कोर्स खत्म। राजस्थान का एग्जाम है तो वो तो बच्चा आता है, कहता है अगले महीने एग्जाम है सर, कहता है पढ़ 10 10 घंटे एक दिन में, कोर्स तेरा पूरा हो जाएगा। है वो कोर्स ही पूरा होता है, फिर वो समझ नहीं आता उसके, एग्जाम देने की स्थिति में आता है ही। और देखता हूँ मैं बच्चे जो पढ़ते हैं 10 10 घंटे पढ़ते हैं कोचिंग में, बोखला है बोखला है, फिर कुरकुरे ले जाते हैं साथ में बैग में है, और पढ़ते पढ़ते कुरकुरे खाते हैं, टेढ़ा है और मेरा है। तो ये ऐसे कब तो काम चलेगा भाई? ऐसे तो काम चलना ही नहीं। तो टेंस पढ़ा था 1 महीना, फिर क्या पढ़ा भाई? वॉइस पढ़ा 1 महीना, कितने महीने हो गए? 2 महीने। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक और आता है बढ़िया सा, हाँ देखिए, नरेशन का टॉपिक, जिसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं कि नहीं भाई। और वो भी करीबन 20 22 क्लास में क्या होता है भाई? पूरा होता है। और गुरुजी अक्सर कहते हैं कि देख छोरा इसमें ज़्यादा मत उलझना है तो सारे गलत हो जाएंगे तेरे। अच्छा, उस टॉपिक के प्रश्न हल करने के लिए आपको ये नहीं पता पड़ा कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। भाई देखिए, टॉपिक का नाम आपको पता है, 2 होते हैं उसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, मैं आपसे डायरेक्ट का मतलब क्या होता है पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, प्रत्यक्ष कथन का मतलब क्या?
अच्छा, किसके थ्रू, मतलब इनके थ्रू मेरे से बात करोगे? कहते जरा सर से कहना एक बार कि ठीक से पढ़ाए, वो गड़बड़ पढ़ाता है। डायरेक्ट बोल दे कि सर आप गड़बड़ पढ़ाते हो, तो ये तो क्या होगा, डायरेक्ट। और किसी के थ्रू का तो इंडर ऐसा थोड़ी होता है। नहीं इसके मतलब ही नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ बात कही, उसको उसी के शब्दों में वापस बोलना, उसी के शब्दों, अपना कोई रोल ही नहीं है रे। अच्छा, मैं जब कहता हूँ कि मेरा नाम सावन है, ठीक है, अब ये वाक्य आप घर जाके बोलना, कैसे बोलेंगे आप? अब घर जाके आपने कैसे बोला अपनी मम्मी से या पिताजी से कि पापा जी, मम्मी जी कहते हैं हाँ, कहते सुनो एक बार, कहते हाँ बेटा बोल। अब बोलना शुरू करती, कैसे वो, यहाँ आपने बोलना शुरू किया, कहते मेरे सर ने मेरे से कहा, कॉमा, कॉमा, डबल कॉमा शुरू, मेरा नाम सावन है, डबल कॉमा बंद और फुल स्टॉप। क्या समझे वो? कहते बेटा आज डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं तो, और डायरेक्ट स्पीच कभी बातचीत में काम आता है ही नहीं, ये तो सिर्फ लिखने वाला आइटम है। तो बातचीत किस में होती है? बोले आमने सामने करो चाहे किसी का थ्रू करो भाई साहब बातचीत हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में ही होती, डायरेक्ट में कभी होती ही नहीं है। डायरेक्ट सिर्फ किस में काम में आता है? अरे लिखने में काम में आता है, बस दैट्स ऑल। बोलने में काम ही नहीं आता है। तो अच्छा, घर जाके आपने बोला कि मेरा नाम सावन है, तो क्या वही तो बात ही बदल गई। कहता बेटा तो सुबह तक तो और थी, अब सावन कैसे हो गई? कहता कभी कभी ऐसा हो जाता डायरेक्ट डायरेक्ट में तो ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, 3 टॉपिक होते हैं इस तरह से, नहीं करते आपके पूरे हो जाते हैं। और कितना टाइम लग जाता है? करीबन 3 महीने। और कोर्स है भाई साहब 3 साढ़े 3 महीने का, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी कहता है कि देखो जी, अब आप ज्ञानार्थ आपका प्रवेश हुआ था संस्था में और अब जाएंगे बाहर, क्या करने के लिए? हाँ, तो सेवा नहीं करनी है, नौकरी के हिसाब से आपका प्रस्थान होगा सेवा तो बाद में करेंगे। तो क्या होगा अभी? तो प्रवेश तो हो गया था आपका, 3 महीने, आप 3.5 महीने रहे संस्था में, उसके बाद आपने जो ज्ञान हासिल किया है ना, वो ज्ञान आपके कंपटीशन में कतई काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि इन 3 टॉपिक से एग्जाम क्वालिफाई हो नहीं सकता। इन 3 टॉपिक को पढ़ने के लिए, इनसे जुड़े प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत सारी बातें पहले आपको पता होना, और वही नहीं। तो हमारा ज्ञान फिर कैसा है, वो आधा अधूरा हो कि नहीं भाई? और आधा अधूरा ज्ञान आपको पता है क्या करता है? तकलीफ देता है। आ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं, ऐसी की तैसी दुनिया लगी तेल लेने, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हो गया, एग्जाम के अनुसार नहीं हुआ, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो तकलीफ ही करेगा। हमेशा आपको फील आती है कि मेरे को अंग्रेजी आती है, लेकिन एग्जाम देते हैं कहते हैं अंग्रेजी गई। तो जो आती है वो गई, तो फिर कौन सी आती है आपको? ठीक है, गई वाली आई फिर तो कितने टॉपिक हुए भाई जी? 3। उसके बाद कुछ विद्यार्थी सीरियस होते कहते सर जी 3 के साथ एक आध तो फ्री पढ़ा दो, है आपके बाप का क्या आ जाता है? तो जानते फ्री कौन सा पढ़ाते हैं? फिर कहते हैं आर्टिकल पढ़ ले। साला आज दिन तक समझ में नहीं आएगा आर्टिकल क्या है। जो आर्टिकल आपको आते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, और जो एग्जाम में आते वो आपको नहीं आते, ये दिक्कत है। अच्छा, कई बार गुरुजी और टॉपिक ले लेते, कहते हैं कोई बात नहीं प्रीपोजिशन पढ़ ले। क्या पढ़ ले? प्रीपोजिशन कारक होता है कि नहीं भाई? और 10-20 चीज़ें बताते, कहते हैं ऐसा दिखे तो ऐसा कर लेना, ऐसा दिखे तो ऐसा कर लेना। कैसा दिखता है? ऐसा। तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो भी यहाँ फिलअप कर रहे होंगे बैठे बैठे। कहते इतना हल्का मत पूछो सर, अरे कुछ तो पूछो जो हमारे अकॉर्डिंग टू हो, है हमारा ज्ञान के अनुसार हो। क्या लगाने का मन कर रहा है? कैसे पता? देख लगाना है यहाँ पे। अच्छा, इन भाई ने लगा दिया ऐड, आप क्या लगाना चाहेंगे? आप? हाँ भाई। हाँ क्यों भाई, क्या? ये कैसे पता चलता है कि इधर ऐड आएगा? कहते हैं सर, फिर वही बात होगी कि सर हमारे ऊपर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हो आज आप। आपके पास, मतलब आपके पास है इसका, ये थोड़ी कि हम बिल्कुल अनाड़ी इंग्लिश में है। ये ठीक है, आप यहाँ खड़े हो समझ में आ रही बात, इतने भी कमजोर थोड़ी को हम। हाँ नहीं था क्यों भी? ना कई बार एक फील आती है, कहते ऐसा भी क्या, हर बार ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब इसका तो पूरा किया नहीं, सही गलत और आगे बढ़ गए। ये तो पूछूंगा वापस अभी कि तब तक शायद आपको ध्यान में आ जाए, क्योंकि समस्या दिमाग में जाने के बाद आपका दिमाग शांत नहीं होता है, वो ढूंढता रहता है, कहते सही की गलत, सही की गलत, सही की गलत। तो जिन समस्याओं का समाधान है उसका तो दिमाग ढूंढ लेगा, आपको पक्का पता है। और जिसका समाधान ही नहीं है तो उसको फिर आपको छोड़ना पड़ेगा किस पे?
समाधान को ढूंढे है तो ढूंढ लो, नहीं तो रेबा दो, ठीक है। अच्छा, क्या लगाने का मन कर रहा है भाई? एट। क्यों? कि, किताब ने क्या रखा है कि जहाँ ओ को लोग आता है नहीं वहाँ क्या लगाना है? एट लगाना है। किताब ने कह दिया, सर ने कह दिया, क्या आ गया भाई? एट। और कुछ हमें पहले से पता था, तो एक से भले दो, दो से भले तीन, वो तीनों की बात ऐड होगी तो दुनिया की ताकत गलत नहीं कर सकती उससे। तो इसके पहले तो भाई साहब 10-12 प्रिपोजिशन आ सकते हैं, लेकिन हमें उन 10-12 में से एक ही याद है, कौन सा वाला? एट। और एग्जाम में एट वाला आया ही नहीं। एग्जाम में दिख तो गया आपको 7 o'clock के पहले क्या लगाना है? प्रिपोजिशन। आपने वाक्य तो पढ़ा नहीं, कहता यस आ गया, क्या? एट। और वही क्या हो गया? गलत। और दिक्कत है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ क्या होता है? हम तो डूबे सनम, पड़ोसी को भी ले डूबेंगे। मतलब इसका तो मार्क्स जाएगा जाएगा, जो कहीं और से आए ना थोड़ा सा, उसको भी ले डूबेंगे। और नेगेटिव मार्किंग वैसा होती है दीमक, जो दिखती तो नहीं है, लेकिन जब मामला गिरता है तो एक साथ धराशायी होता है, एकदम धड़ाम से, पता नहीं पड़ता उस। तो इस तो इसके बाद तो कई सारे प्रिपोजिशन आ सकते हैं, 10-12 प्रिपोजिशन आ सकते हैं। तो प्रिपोजिशन कौन डिसाइड करेगा? 7 o'clock नहीं, पूरा सेंटेंस डिसाइड करेगा आपको कौन सा प्रिपोजिशन लगाना है। तो आप तो अभी भी तैर रहा है दिमाग में आपके, क्या ऐड कहते हुआ कैसे? तो आपका तो ऐड है, बाकी सेंटेंस डिसाइड करेगा। तो इसके पहले 10-12 प्रिपोजिशन आ सकते हैं। अच्छा, आप लोग कई बार कहते हैं कि सर ट्रायल क्लास है, डेमो क्लास होती। मैं कहता हूँ इधर तो नहीं होती, बाकी देख लो आप कहीं और पे, ठीक है। और डेमो में वही पढ़ाते हैं जो पहले से आपको आ रहा होता है। डेमो में नया कुछ नहीं बताते हैं, आपको पकड़े रखने के लिए आपको वही पढ़ाते हैं जो कहते हैं ओहो सारी बातें मेरी वाली बता दी मेरा तो काम है गो। तो आपका काम तो तब होगा जब आपको वो पढ़ाया जाएगा जो आपको नहीं आता है। लेकिन ट्रायल क्लास में वो नहीं पढ़ाते जो आपको नहीं आता, वो पढ़ाते पहले से आपको आ रहा होता है। तो आप क्या हुआ, आप आगे कॉन्फिडेंस में, अगले दिन कह रहे लब पकड़ो सर पैसा जो कल पढ़ा है तो वो मस्त हो गया, ठीक है। और उसके अगले दिन 5-7 दिन बाद हो गया हिसाब किताब जो होना था वो है। अब उसके बाद न तो छोड़ते बनता है न पकड़ते बनता है, ठीक है। और फिर हाँ, उसके बाद फिर क्या है, क्लास में जाने का मन नहीं करता है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। क्लास चल रही होती तो आपके आने का मन करना चाहिए, तो टीचर का पढ़ाना है सार्थक। और आप घर से निकलने से पहले कहते हैं कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और केवल बहाना करता है कि शिद्दत हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी हो रहा है अपने आप ही, कि ज़्यादा हो जाएगा जाने से, ऐसा नहीं का तो आज नहीं जाता हूँ। और नहीं गया तो उसको बड़ी खुशी मिली कि आज मैं नहीं गया। खुशी मिलनी चाहिए आने से, लेकिन उसको खुशी कैसे मिल रही है? नहीं आने से। और कई बार तो ऐसे बहाने बनाते हैं अपने दोस्त के साथ बैठ के, कहते एक बार मुझे ना शरीर मुझे गर्म लग रहा है, देखना जरा एक बार थोड़ा यार, उसको हाथ पकड़वाते पकड़ना। अब उसे कहते मेरे बुखार है, अब वो कहता है कि बुखार नहीं है, कहते देर पता नहीं पड़ता। मतलब वो चाहता है कि वो कह दे कि मुझे बुखार है और मैं नहीं जाऊं, इस तरह के बहाने करता है स्टूडेंट्स। तो ये अच्छी बात थोड़ी है, नहीं है ना। तो ऐसे करते करते 3 महीने में क्या हो गया, कोर्स पूरा हो गया। अब मजे की बात देखिए, 3 महीने की आपने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। उसके पहले आप एग्जाम देते थे तो आपके अंग्रेजी में कुछ मार्क्स आ जाते थे। ध्यान रखना, एक बात जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना आप। पढ़ने से पहले एग्जाम देते तब आपके 4-5 मार्क्स उसमें आ जाते थे, क्योंकि जैसे आते थे आप वैसे कर लेते थे, ठीक है। अब 3-3.5 दिन पढ़ने के बाद क्या हुआ, आपका शुरू हो गया कन्फ्यूजन। अब आप शुरू हो गए कड़ाचुक होना। और जब कन्फ्यूजन शुरू होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है ना भाई, तो आप उसको अटेम्प्ट करते ही नहीं। तो पहले आते थे बिना पढ़े, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, कम हो गए मार्क्स। ये किस में होता है? ये इंग्लिश में होता है। गणित में ऐसा नहीं होता, रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। अब गणित बिना पढ़े देते हैं मार्क्स कम आते हैं, और पढ़ने के बाद देते तो मार्क्स घटते कभी नहीं है। भले एक ही बढ़ो, दो बढ़ो, लेकिन वो बढ़ते ही बढ़ते हैं। रीजनिंग बिना पढ़े देते हैं तो क्या होता है, कम मार्क्स आते हैं, और पढ़ने के बाद देते हैं तो आपके मार्क्स पक्का बढ़ते हैं। और जीके का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, वो एक गोल गोल आइटम है जी, कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं, ना गुरुजी कर सकते हैं, ना किताबें कर सकती है। बस ज्ञान है जो है, एग्जाम आए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अंग्रेजी में सिस्टम थोड़ा उल्टा चलता है। तो 3-4 टॉपिक से कोर्स पूरा नहीं होता है। करीबन 36 टॉपिक हैं आपके इंग्लिश में। कितने? उन 36 टॉपिक को पढ़ने के बाद कोर्स क्या होता है, पूरा होता है।
और आप कॉलर खड़ा करके घूम सकते हैं कि मेरा कोर्स क्या हो गया भाई, पूरा हो गया और मैं कंपटीशन देने की स्थिति में आ गया। और कोर्स पूरा करने से नहीं आता है, कोर्स पूरा करने के बाद उसमें रेगुलर क्या करना पड़ेगा आपको, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। और जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप अंग्रेजी छोड़ देना, उसके बाद दिक्कत ही नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा और बढ़िया एग्जाम देना देते रहो। बाकी तो एक बार जुगाड़ होता है तो उसके आदमी थोड़ा तृप्त हो जाते, कहते चलो एक बार तो हुआ, बाकी देखा जाएगा। तो कब तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। तो मंडे के पहले भी कुछ लगा दो भाई। क्या लगाने का मन कर रहा है, प्रिपरेशन मांग रहा हूँ मैं उधर। अब ऑन वही बात हो गई कहते डे वाले क्या लेते हैं, ऑन। इसके पहले भी 10 प्रिपरेशन आ सकते हैं, लेकिन आपने क्या याद कर रखा है, ऑन। और एग्जाम आगे ऑन वाला नहीं आया तो, नहीं आया तो हमारे नहीं आया तो क्या हो गई। तो मंडे के पहले ऑन आता है, उसमें एक यूज है बहुत सारों में से एक। 7 o'clock के पहले एट आता है बहुत सारों में से क्या भी एक यूज है। अच्छा, एट 7 o'clock का मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 बजे। और 7 बजे का मतलब है न पहले न बाद में, इसको बोलते हैं 6:60। ऐसा टाइम होता है तब क्या लगाना है आपको, एट। और ऐसा नहीं है तो अब आपको बोलना है 7 बजे तक, तो आपको बोलना है 7 बजे से पहले, तो आपको बोलना है 7 बजे के बाद, तो। और जब आपसे बोलते हैं कि 7 बजे के पहले, तो क्या है, इसको कौन डिसाइड कर रहा है, वाक्य या 7 बजे। अरे वाक्य डिसाइड करेगा बाबा। तो प्रिपोजिशन लगाने से पहले वाक्य समझ में आना जरूरी है, लेकिन वाक्य तो हम देखते नहीं, हम तो देखा 7 को लगता है आगो, और आगो तो लगा दो क्या एट, वो दिक्कत हो गई आपकी। वो किसके साथ, मंडे के साथ है। अच्छा मंडे से है तो कुछ और है, और मंडे को है तो ऑन मंडे। तो ये सोमवार को की अंग्रेजी क्या है, ऑन मंडे। अच्छा सोमवार से पहले आ जा तो, सोमवार के बाद आ जा तो, चलो कोई बात नहीं, सोमवार तक आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है फिर, ये तो कुछ और ही है। तो फिर ऑन का है। तो बहुतों में से एक शब्द है एट और ऑन, बाकी बहुत सारे आ सकते हैं इनके पहले। तो आप समझ रहे हैं, रटना कुछ है नहीं, और रटे हुए सफल नहीं होते इस समय एग्जामिनेशन में। वही सफल होता है जिसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर होता है। ठीक है, तो फिर भाई जी अब आ जाओ वापस, सही है गलत। तो आपने तो सेंटेंस गलत साबित कर दिया इसको, चलो कोई बात नहीं, गलत सही भी छोड़ो। इस आई का मीनिंग बताओ। माफ करना, आई का मीनिंग पूछ रहा हूँ फिर से मैं आपसे, बताओ आई का मतलब क्या, मैं है कि मैंने है जी। चलो अब कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि सेंटेंस सही है, ठीक है, फाइनली आपकी तरफ सब गलत। ये सेंटेंस क्या है, सही है। अब सेंटेंस सही है तो आई का मीनिंग बताओ अब आपका ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब आई का मीनिंग बताओ। अब बच्चा कहता है कि मेरे को डेमो लेना है, क्या लेना है, क्या लेगा। अरे डेमो तब सार्थक होता है जब आपको कुछ पहले से अब अब उस बच्चे ने गुरु जी को डिस्कार्ड कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, जिसे कुछ नहीं आता है। आप समझ रहे हैं, मतलब ये कौन सी परंपरा है। गुरु जी डिसाइड कर सकते हैं मुझे कौन से बच्चे को पढ़ाना है, ये तो ठीक है। लेकिन वो बच्चा जिसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो गुरु जी को परख रहा है बैठे बैठे, नोट्स बना रहा है, कहते हैं इससे पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ मैं तो ये तो लोचा होगा टीचर की लाइफ में बेचारे की, है। ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ कुछ जानकारी है, कुछ विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कहते हैं अब भाई डेमो ले ले, आज जा कि तेरे को कुछ जानकारी है तो बहस हो सकती है, नहीं तो कैसी बहस। ये तो एक तरफा है, तो एक तरफा का रिजल्ट एक तरफा ही होता है फिर, है? तो आई का मीनिंग बताओ ना भाई, क्या हो गया। मतलब देखो कितना बोझ लग रहा है आज। और सबसे पहले सीखा ये था, मैंने आई सीखा था अंग्रेजी में, और मीनिंग नहीं आ रहा है इसका। चलो इसको छोड़ो, एम टॉट का मीनिंग बताओ। अलग अलग शब्द के मीनिंग नहीं आते, मीनिंग आते हैं यूनिट का। अब एम टॉट क्या है, पूरी एक यूनिट है, इसका मीनिंग क्या है।
अब मैं आपसे कहता हूँ मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, अब मेरा तरफ से बनता है, नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। ये डेमो ले लिया मैंने आपका आज। हाँ, कुछ जवाब देते हैं अच्छे से, समझाते हैं मेरे को, देखो सर जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये एक्टिव का सेंटेंस, ये पैसिव का सेंटेंस, इसका मीनिंग ऐसे आना चाहिए, तो कुछ जिरे होते, कुछ डिस्कशन होता। लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है मुंह को बधिर। चलो अब एक और प्रश्न, ये सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है? पैसिव का है ना, तो पैसिव में मीनिंग क्या निकलेगा आई का? अब इसका मीनिंग मुझे और मुझको होगा, लेकिन अब क्या लेके बैठे हैं, मैं और मैंने, हो ही नहीं सकता। अच्छा निकालो इसका, है मैं हूँ टॉट इंग्लिश। अरे मैं टॉट थोड़ी हूँ। इस पूरे वाक्य का मतलब है मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इसका मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ नहीं, इसका मतलब है मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है ये। तो इस एम के बाद आपको ना तो भाई साहब आईएनजी लगानी है, नहीं आपको इस एम को हटाना है। जो लिखा है अपने आप में क्या है, सही है। तो आई का मतलब मुझे, इसका मतलब पढ़ाया जाता है, और इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी लिख दो बाबा, जब अंग्रेजी अनुवाद हिंदी कर रहे हैं तो। अब जानते हैं हिंदी इंग्लिश में शब्दों का क्रम क्या होता है, अलग होता है। हिंदी इंग्लिश में एक चीज़ समान होती है, सब्जेक्ट दोनों का एक जगह होता है, और बाकी सारे मामले क्या होते हैं, उलट पुलट होते हैं भाई। क्या हुआ, तो क्या बनेगा जी, पढ़ाया जाता है कि नहीं भाई, ये क्या है, ये क्रिया है जो हिंदी में कहाँ आती है, अरे एंड में आती है भाई। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मुझे अंग्रेजी जाती है, मुझको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये निकलेगा इसका मीनिंग। क्या होगा पढ़ाई में, ई या फिर यह में ई की मात्रा, ई आएगी या यह में ई की मात्रा, इसमें आएगा या ई आएगा, है भाई, ये वाला आएगा ना पक्का। ये वाला कि ये वाला, कल पूछूंगा बता देना कौन सा वाला आएगा। आज तो लिख रहा हूँ मैं, आज तो लिख रहा हूँ मैं ऊपर वाला, लेकिन कल पूछूंगा आते के साथ कि यह में ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा अकेली, देख लेना ठीक है। यह है इस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी वर्जन, और इस हिंदी का है ये इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो सेंटेंस आपका सही है, और वाक्य किसका है पता है भाई ये? तो मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि एक्टिव पैसिव को आप हल्के से लेते हैं। कैसे लेते हैं पता है, एक्टिव पैसिव में कहते पिछवाड़े का अगवाड़े, अगवाड़े का पिछवाड़े, और वर्ब को खींच के थोड़ी लंबी कर दो, क्या बन जाता है भाई? ऐसे तो होता है, इधर का इधर आता है, इधर का इधर आता है, और वर्ब खींच के क्या हो जाती है, लंबी। लंबी से मतलब जब पैसिव बनेगा तो उसमें एक शब्द ऐड होता है हमेशा, पैसिव बनेगा तो एक है तो पैसिव में दो, दो है तो तीन, तीन है तो चार, है तो नहीं, बोलो फाड़ा बोलते पूरा। अरे वर्ब के आने की सीमा है, बात करेंगे आगे। तो कुछ बैठा क्या, अभी वो चीज़ें लिखी हैं जहाँ आपको डिक्शनरी देखने की गुंजाइश है, जरूरी नहीं आपको, फिर भी नहीं पता था, अब नहीं पता था तो नहीं पता था, क्या कर लेंगे। तो अब आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या टेंस पढ़ना है, टेंस पढ़ना है। अच्छा टेंस के नाम तो आपको सारे पता है मेरे ख्याल से, है प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट, और फिर दो टेंस भेड़े कर लेते हैं तो क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे चार पास्ट में होते, ऐसे चार का होते हैं आपके फ्यूचर में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और गुणा करना आपको आता है, थ्री फोर द टूल, अरे आता कि नहीं भाई? तो 12 होते हैं कुल मिलाकर अपने, जिनका 12वां निकाल दिया हमने। अरे 12 हो गया ना, ऐसे ही होता है। अच्छा एक तो लिखे 12 और एक लिखे 12वां, है 12वां की अंग्रेजी क्या होती है? हाँ 12th, स्पेलिंग पता है?
ये सब चीज़ें याद कैसे आपको? कहता है सर आप अभी है ना हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जानते ये शब्द वो है जो जब से हमने समझा है ना तब से बोल रहे हैं इसको, और एग्जाम आ गया ना ये तो दिक्कत हो जाएगी। स्पेलिंग सही है पक्का ना? और ये एग्जाम आ गया ना, कहते इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, कहते बहुत मस्त पूछा था आपकी बार, और सारा मेरे अनुसार था आपकी बार। ऐसा मस्त पेपर गया है, और पेपर देने के बाद जो मेरिट बनती ना अपने हिसाब से मेरिट बनती ना एग्जाम हॉल के बाहर आने के तुरंत बाद, कहते 97 ठोक दिए। 97, उसमें 2-4 गलत होंगे तो होंगे, बाकी पेपर तो मेरे हिसाब से था। 1 घंटे बाद कहते 80, ना 80 सीधी। उसके 2-4 घंटे बाद कहते ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए यार। और रियल में जब रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा कि जो आपने जोड़े थे उसके बहुत कम आ गए। और फिर क्या होता है पता है कि पेपर गलत चेक किया इन्होंने, मतलब अपनी गलती नजर नहीं आती उसमें कि हमने क्या किया वहाँ पे, क्या गुल खिला दिए, वो तो पता नहीं पड़ता है। कहते ये अब की बार कुछ हुआ है, और मैं तेरे को सही कर रहा हूँ कसम से, बहुत पैसे चले अब की बार। अरे पैसे चलते होंगे मुझे नहीं पता, और चलते हैं तो भाई साहब उस 100 में से 2, 4, 5, 10 होंगे, 90 तो बाकी है। उन 10 में क्यों आना चाहते हो आप, जो पैसे देखे करते हैं जो होता है यहाँ। लेकिन हम उसमें काउंट करते हैं हमेशा, किस में, उस 10 में। कहते होते हैं ना तो मैं भी, लेकिन 90 उसका तब कैलकुलेशन नहीं है आपके पास। अरे उस 90 में आने की कोशिश करो ना, आप 10 में क्यों आ रहे हो। आप तो समझो कि आपके 90 वैकेंसी हैं, 100 क्यों है, लेकिन वो हम कभी सोचते नहीं। हम तो कहते हैं कि ये है ना ये। और भाई साहब अच्छी बातों का डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन हमेशा किसका होता है, बुरी बातों का होता है। आप 100 कार्य बढ़िया कर लेते हैं, उसका जिक्र नहीं होगा। एक दिन गड़बड़ कर लिया ना, आप 1000 बार पिताजी को बढ़िया बोलते हैं बढ़िया बोलते हैं बढ़िया, और एक दिन किसी वजह से गलती से कहता है क्या, ये क्या समझते अपने आप को आप, माँ का लाडला बिगड़ गया। पहले 1000 बार इज्जत करी, एक बार गलती से क्या निकल गया वो शब्द, डिस्कस किसका होगा, 999 का नहीं, एक का होगा। और कहते फिरते हैं कि देख ये है हमारे लाल, देख ऐसे बोलते हैं मेरे को। पहले कभी नहीं, 1000 बार मुझे इतना बढ़िया बोला, वो कभी किसी जिक्र नहीं करेंगे। जिक्र किसका करेंगे, उस एक। जब भी काम करो दोनों पहलू को ध्यान में रख करो कि उस काम का रिजल्ट क्या निकलेगा। ये हम लोग तो इंसान है ना, अच्छा करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन गलत हो गया थोड़ा सा भी तो क्या हुआ, अरे दिक्कत है। तो दोनों बैलेंस लेके चलो, जब व्यवहार करो लोगों के साथ तो कभी अच्छा भी, और तो अच्छा का दिक्कत नहीं है, बुरा करो तो उसको कहीं तो बोलता रहता है, ये तो आप बच जाते हो उसमें साफ सुथरे। लेकिन हमेशा अच्छे अच्छे होते हैं, और किसी ने कुछ गड़बड़ कर लिया तो पूरा जो अच्छा ही है ना आपकी, जो 100-50 हज़ार अच्छे हैं सारी क्या होती भी हैं, लुट जाती है। हाँ खूब गलत काम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत काम करते करते सेलेक्ट हो गए ना एग्जाम में तो आपकी सारी गलतियां पर्दा लग जाएगा। आप दूध से धुले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना भाई, तो क्या हुआ, आप कुछ भी दुनिया, आपका अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। कहते हैं यूं आ गए दुनिया में, गलती से आए इनके माता पिता के, नहीं क्या कर लेगा। और सिलेक्शन होगा उस दिन, कहते मेरे को पता है कि छोरा कुछ करेगा। जो लोग आपका करते हैं कटाक्ष, वही क्या बोलेंगे सबसे पहले कि मुझे तो पक्का पता है कि छोरा कुछ करेगा, लगता था मेरे को है इसके अंदर कुछ है, निकलेगा बाहर। ये जो है ना द्विअर्थी लोग बाग बाहर है, इनसे थोड़ा सा बच के। अच्छा इस बोलेंगे सही कौन कौन मानता है, अच्छा गलत मानने वाला कोई है, एक है बंधु देखो वो, ये भी है, ये मेरे से पढ़ गया पहले गलती से। यहाँ चाहिए फप्पो, तो पहले सही क्यों बोली थी ऊपर वाली, ये भाई जी तो इसका उच्चारण होता है 12th, और हम बोलते हैं 12th। अब बोल दिया तो बोल दीजिए, अब चल रहा है क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो कितने टेंस है भाई साहब, 12 है। अच्छा सेंटेंस को देखकर पता कर सकते हैं कि उसका टेंस कौन सा है,
भाई वाक्य दे दिया, कहते बताओ इस टेंस में, इस वाक्य में कौन सा टेंस है। कई बार प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कहते इस सेंटेंस में टेंस का नाम बताओ। इज द प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। बता दोगे ना भाई? देखो सेंटेंस जिसमें टेंस का नाम बताना है, बता दोगे? तो इसी का बता दो, तो दूसरा नहीं लिखता हूँ। इसी सेंटेंस का टेंस, क्योंकि जब सेंटेंस बनेगा तो उसमें टेंस तो होगा, और टेंस 13वां होता नहीं 12 ही होता है। तो बताओ इस कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट का सिंपल है। कैसे पता चला? अच्छा एम से पता चला। एम को एन जी आ जाती तो कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका पैसिव वॉइस है पता है? ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है, इसलिए वो भी टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल ही कहलाएगा आपका। तो अब एक वाक्य लिख लेता हूँ, उसका टेंस बता दो आप। क्या लिखा भाई? योर फेस इज चार्मिंग। चाउमीन नहीं, हाँ क्या भी? तो योर फेस इज चार्मिंग। और आपसे कहा, पूछा कि सेंटेंस का टेंस क्या है? प्रेजेंट का कौन? प्रेजेंट में 4 होते हैं भाई, देख। प्रेजेंट सिंपल है, आईएनजी वर्ब आ रही है इसके बाद। हाँ तो देखिए, दिखने में तो क्या है, ये वर्ब की फॉर्म है चौथी, लेकिन इसमें वर्ब ही नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। चार्मिंग का मतलब चार्मिंग कर नहीं रहा है, इसका मतलब है आकर्षक जादुई और हमारे याद है इजारम फोर्थ से क्या बनता है? इजारम फोर्थ से क्या बनता है? कंटिन्यूस। हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो देखना पड़ेगा सेंटेंस क्या कहता है उसके अनुसार सारा। तो ये चार्मिंग वर्ड किसके लिए काम में लिया है? ये थोबड़े के लिए है। कहता है आपका थोबड़ा कैसा है भाई? चार्मिंग है। तो ये दिखने में तो वर्ब की फॉर्म है, लेकिन असल में क्या है, ये कुछ और ही है। तो ये हमारे साथ छद्म हो जाता है भाई। दिखता कुछ है, होता कुछ है। और हमें तो दिखता वैसे कराना चाहते हैं, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं। तो इसका टेंस कौन सा है पता है? प्रेजेंट का सिंपल है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बोलेंगे आप इसे। तो चार्मिंग का वर्ब से कोई लेना देना नहीं। तो कहने का मतलब बेसिक्स यदि आपके ठीक से हो जाते हैं तो आने वाले टॉपिक सारे अच्छे से हो जाएंगे। और अंग्रेजी एक साथ पूरी नहीं होगी, इंग्लिश एक साथ पूरी नहीं होगी, इसको पूरा होने में टाइम लगेगा। टाइम से मतलब शुरुआत कहीं से तो करेंगे ना भाई। जैसे मान लो शुरुआत आपने कहाँ से की? अरे नाउन से। और सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, सेंटेंस में क्या क्या होता है। नहीं, वाक्य में क्या क्या होता है ये तो पता होगा ही, देखो हमको। एक सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? SVOCA। ये पूरा क्या होता है आपका? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। वाक्य की शुरुआत कहाँ से होगी? सब्जेक्ट क्या मांगता है? वर्ब। वर्ब का मांगती है, और आगे लिखा वो क्या है? हाँ कहते कुछ एक्स्ट्रा है, फिर आगे कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ कुछ अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है? जैसे चाय बन जाती है दूध, चाय और चीनी से, अब एक्स्ट्रा उसमें इलायची डाल दी है, काली मिर्ची डाल दी, अदरक डाल दी, होना कुछ जरूरी है तो स्वाद बढ़ जाएगा नहीं बाबा? नहीं, हाँ बनेगी तो चाय, बनेगी तो चाय। आइटम तो वही है, स्ट्रक्चर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बनाने का तरीका बदल दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा पहले आपने दूध डाला, ध्यान सुनना जरा। पहले क्या डाल दिया? दूध। फिर क्या डाली? चीनी। उसके बाद डाला पानी, तो जो स्वाद आएगा ना अलग होगा। है तो चाहिए लेकिन आपने शब्दों का क्रम क्या किया? बदल दिया। आइटम तो वही बनेगा, चाहिए उसमें है सारे के सारे वही जो शब्द डाले हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? है तो वही, लेकिन क्रम क्या किया आपने? बदल दिया। अच्छा पहले पानी,
उस पानी को ताता करो, उसके बाद क्या करो, उसमें चाय की पत्ती डालो है, फिर उसको खोलने दो उसको थोड़ा सा है, फिर उसमें क्या डाल दो भाई, अदरक, ठीक है। उसके बाद क्या डालो उसमें, दूध, फिर उसको क्या भाई अच्छे से उबल जाने दो। ये रहेगा आपका, और एंड में क्या डलेगा आपका, चीनी, तब तो स्वाद होगा। चाहिए वो भी वो भी क्या है, चाहिए। तो कहने का मतलब क्रम यदि आपका सही है और एग्जाम में आने वाले प्रश्न वो वाले नहीं है, कौन से वाले, मीनिंग वाले, कौन से हैं, स्ट्रक्चर वाले। तो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न मीनिंग बेस्ड नहीं होते, कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, कि कौन सा शब्द कहाँ पे आना चाहिए आपको ठीक से पता होना चाहिए। तो एस का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट बनता कौन है, अरे सब्जेक्ट कौन बनता है, नहीं करता तो हिंदी में नहीं, बनता कौन है, जो कार्य करता है, फिर वही बात हो गई, और कोई। अरे बाबा सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन, कौन बनता है, नाउन तो आपने पढ़ रखे। अरे हाँ हाँ, नाउन एक परिभाषा है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग एंड एनिमल। चार एग्जाम्पल ये, नाउन शुरू और नाउन खत्म, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। नाउन बहुत लंबा टॉपिक है, नाउन बहुत बेसिक से और बहुत लेंथी पढ़ना पड़ेगा आपको, और इसको पढ़ लिया तो आगे सारा काम क्या होगा अभी, आसानी से हो जाएगा। लेकिन हमने एक परिभाषा पढ़ी, एक दो तीन एग्जाम्पल दी, देर बाद क्या कर दी, खत्म कर दी। गुरुजी छेड़ते नहीं इस टॉपिक को, है भाई, हाँ छेड़ते उल्टा हो जाता सारा मामला, गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे। अच्छा वी से क्या होगा आपका भाई, वर्ब, और वर्ब तो वर्ब ही है, वर्ब ही है, उसको कौन बनने थोड़ी होता है। सब्जेक्ट बनता है नाउन है प्रोनाउन है, वर्ब तो, अरे वर्ब थोड़ी किसी और को बना के वर्ब बना दिया, ऐसा नहीं, वर्ब तो क्या रहेगी, वर्ब ही रहेगी। ओ से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट बनता कौन है, और नाउन या प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट होते हैं भाई साहब दो, इनडायरेक्ट और क्या होता है भाई, डायरेक्ट। अब आप बोलोगे साहब एग्जाम में पूछते तो नहीं है डायरेक्ट, डायरेक्ट पूछो भले मत, लेकिन पता होना चाहिए। अच्छा गणित तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, पढ़ी है ना, फॉर्मूले पढ़े आपने, फॉर्मूले कभी एग्जाम आए क्या आपके, क्यों पढ़े फिर आपने, हाँ इसका क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला का आना क्या है, तो ये इंग्लिश के प्रश्न हल करने के लिए ये फॉर्मूले हैं सारे। लेकिन जो पढ़ाता है टीचर कहते हैं सर कैसे है एग्जाम में, एग्जाम में सर, अरे भाई साहब एग्जाम में तो 45 ही आएंगे, कितना आएंगे, और करने कितने पड़ेंगे तैयार आपको, एक दो हजार 10,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब जाके 45 मिलेंगे उनमें से, और 45 मिल जाए 10,000 में से एज इट इज, कोई जरूरी नहीं है। और मिल भी गए तो सारे आप सही कर लेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। फिर तो ऐसे हुआ कि चलो एग्जाम आए वही पढ़ाओ सर आप, फिर तो भी बहुत लोग अंदर हैं, अरे वाह अरे कर रहे हैं, पीछे पढ़ रहे हैं सटा के ना, तो वो तो अपन कर नहीं सकते, समझ रहे हो ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो 10,000 क्वेश्चन तैयार करेंगे तब जाके भाई साहब क्या मिलेंगे आपको, वो 45 मेंस के, एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब सिस्टम थोड़ा बदल दिया और सारा फोकस अंग्रेजी पे हो गया आप एसएससी में, औरों का चीज़ थोड़ा सा क्या कर दिया भाई, कम कर दिया है। तो देख लो भाई क्या करना है। तो ऑब्जेक्ट होते हैं अपने पास दो, कौन से, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब कौन सा इनडायरेक्ट कौन सा डायरेक्ट वो देख लेंगे बाद में। अच्छा उसके बाद क्या होता है, सी, और सी का मतलब क्या होता है? ये एक ही वाक्य कंडीशन तो आगे शुरू होगा भाई साहब, वाक्य पूरा होने के बाद, वाक्य तो पूरा ही नहीं हुआ अभी उसके पहले ही। अरे कंजंक्शन तब लगता है जब वाक्य पूरा होता है, अगला वाक्य शुरू होता है, ये तो वाक्य पूरा ही नहीं हुआ, उसके पहले बीच में ही कहता नहीं, हमको लगा सी का मतलब क्या होता है ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। एक तारीफ भी तो होती है, आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कभी, क्या आप अच्छे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो, कभी नहीं दिया किसी ने, स्पेलिंग यही होती है क्या, हाँ उसकी स्पेलिंग अलग होती है तो स्पेल उच्चारण तो वही है। तो जो आपको अच्छा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, मस्त लग रहा है, क्या बात है, नए कपड़े पहन रखा, ओ आज तो क्या बात है, मस्त लग रहा है, तो क्या है ये
और कुछ बुरा बोल दिया तो, जैसे आप नहा धोगे एकदम निकले बाहर, किसी पूछे कैसा लग रहा हो तो कि आज से घटिया पहले कभी लग गई नहीं, तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट है? वो फिर वो क्या है? वो छींटा कसी है। क्या है वो छींटा कसी? क्या होती है? तो किसी पे कमेंट करना क्या होता है? बुरी बात बोलना। और किसी कॉम्प्लीमेंट लेने का बोला क्या? अच्छी बात बोलना होता है। अब आप जाओगे फेसबुक पे, कहते सर वहाँ कमेंट करते, वो क्या है? तो शब्दों के स्थान बदलने से मीनिंग बदलते हैं। और फेसबुक में उसका अलग कमेंट का मतलब है, कुछ आपको अच्छा बुरा लगा, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ कमेंट का मतलब क्या है? छींटा कसी है, किसी के बारे में क्या भी कुछ उल्टा पुल्टा बोलना क्या होता है। और कई बार गर्ल्स शिकायत करते हैं कि सर्दी में जब जा रहे हो तो लोग बाग हमारे पे क्या करते हैं? कमेंट। वो पॉजिटिव सेंस में नहीं है, नेगेटिव सेंस में। ठीक है ना? तो कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं भाई? दो होते हैं ना, तारीफ वाला और ये वाला। ऐसा नहीं है। तो भाई साहब कॉम्प्लीमेंट होते हैं आपके पास तो कौन कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और ए का मतलब क्या हुआ? अब तो बता दो। अतिरिक्त तो नहीं है ना? हाँ भाई। ये क्या होते हैं आपके? एडवर्ब्स, जिसे बोलते हैं क्रिया विशेषण बोलते हैं। ये सारी चीज़ें पकड़ में आ गई तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। और इसके बाद फिर लगेगा आपका कंजंक्शन। फिर क्या शुरू होगा? फिर एस वी ओ सी फिर शुरू हो जाएगा। फिर मानो लगे कंजंक्शन, तो क्या हुआ? फिर एस वी शुरू हो जाएगा आपका। तो कंजंक्शन तब लगता है जब वाक्य पूरा होता है, उसके बाद अगला वाक्य क्या होता है आपका? शुरू होता है। उसके पहले कंजंक्शन लगता ही नहीं है। अब इनको दिया आपने, ठीक से समझ लिया, तो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन एक PQRS, नाम सुना है कभी? क्या होता है उसमें? उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। शब्दों को अरेंज करना होता है, वो तो वाक्य बनता है। और कई बार होता है वाक्य को अरेंज करके पैराग्राफ बनाना होता है, वो तो जान ले भाई। अरे जब सेंटेंस ही बनाना नहीं आया तो वाक्यों को आप जोड़ेंगे कैसे? आप पैराग्राफ बनाएंगे कैसे? फिर हमको हर चीज़ अच्छी लगती है वहाँ पे। और आंसर कैसे आता है पता है? आंख बंद करके एक मिनट पढ़ने में कौन सा अच्छा लग रहा है। हाँ। और जो आपको अच्छा लगता है वही सबसे पहले गलत होता है। वो सबसे खराब लगता है ना, वो कई बार आंसर आ जाता है। कहते था ये हो कैसे जाता है यार है? अब जब आप इनसे पार उतरना चाहते हो तो फिर क्या करते हैं कि सवामणि रखते हैं अपने पास एक। अरे सवामणि, हाँ कहते इस एग्जाम में हो गया ना तो पहली सैलरी तेरी, उस मेरा कोई लेना देना, तू भी खाना औरों को खिलाऊंगा, चिंता मत करियो। तो ये ना सवामणि वगैरह ही एक लेवल के बाद काम करती है, पहले काम नहीं करती। और ठीक है ना भाई? और सवामणि में कौन से भगवान जी काम में आते? श्रद्धा है, इनसे काम करवाओ मत। श्रद्धा से आपकी एनर्जी बनी रहती है, दैट्स ऑल। बाकी आके काम करेंगे। और बड़े बड़े देवता तो कोई नहीं आते भाई, गरीबी काम में आते, ध्यान रखना। काम कौन आते हैं? छोटे देवता काम आते, ध्यान रखना। उनको लालच दो आप, वो आ जाएंगे तुरंत। और छोटे देवता कौन से? अपने घरेलू, अपने देवी देवता जो घर को घरेलू बने ना, हमारे पूर्वज जो कोई है, हाँ कुल देवता, वो तुरंत आते हैं। आप बोलते गणेश जी को स्वामणी बोलते, कहते टाइम नहीं है अपने पास। देख बीड़ी में ही भाई साहब, सिगरेट तो थोड़ी महंगी है। देखो जैसा उनका स्वाद है ना, वो स्वाद अनुसार होता है उधर। बीड़ी पी के मरे तो बीड़ी चाहिए, सिगरेट पी के मरे सिगरेट चाहिए, दूध पी के मरे दूध चाहिए उनको भाई साहब। वॉट एवर द केसेस। अरे होता है कि नहीं? और कई बार देखते भी, आपने देखा होगा, ये तो ये छोटे देवता हमारे बहुत जल्दी काम, झुंझार जी बोलते हैं जिनको, ये बहुत जल्दी खेड़ी के पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, ये जल्दी काम में आते हैं, ना कि बड़े बड़े मंदिरों वाले। तो रिच आदमी काम कम आता है, चलता राहगीर आदमी होता है ना, वो जल्दी काम। और बिना, कई बार तो बिना पूछे आपकी हेल्प कर देता है वो। उसको लगा कि आदमी ठीक है यार, धक्का मार देता है वो कई बार। अच्छा देखा होगा गाँव देहात में कई बार है, भैंस दूध नहीं देती भाई। हाँ हाँ, भैंस दूध नहीं दे रही है मतलब, और तुरंत कहता देखो हमारा देवता, गलती हो गई, कल का दूध आपकी खीर, कहता निकाल ले। मैं वही तो
अरे झाड़ो दे दी भाई साहब तुरंत ही। हाँ मतलब नहीं दे रही है, नहीं दे रही, बैठ तो दूध निकाल रही है, मैंने बस सोचा कि देखो बाबूजी गलती होगी, बाबूजी गलती हो गई, कल का दूध आपकी खीर कदम निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं यार, भैंस तैयार, थन में दूध आ गया, ऐसा लग रहा है कि क्या। तो ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप इंग्लिश को बेढंगे तरीके से नहीं पढ़ सकते आप, हैं जिस तरह की इंग्लिश की व्यवस्था बनी है ना, आप उसको फॉलो कर लो। और फिर मैंने कहा था कि अंग्रेजी एक साथ नहीं आएगी, कैसे आएगी, पहले सब्जेक्ट बनाना सीखना पड़ेगा है, फिर वर्ब कैसे काम में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट कैसे काम में, कॉम्प्लीमेंट कैसे काम में आएगा, एडवर्ब कैसे काम में आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको एक बार आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा है, महीने भर में। उसके बाद जो आपकी शुरुआत होती है इंग्लिश की, फिर आपको पता चलता है कौन सी चीज़ क्या काम कर रहे हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। तो पहले इन सब की जानकारी आपको थोड़ी 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 थोड़ी, डिटेल में नहीं, कैसे, थोड़ी थोड़ी, ताकि आपको ये पता रहे कि जो चीज़ आ रही है वो क्या काम कर रही है, कैसे सब्जेक्ट बन के आ रही है, कैसे ऑब्जेक्ट बन के आ रही है, कैसे वो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, कैसे वर्ड बन के आ रहा है, वो सारा जानकारी होगी। तो शुरू के जो होते हैं ना आपकी 20-22 क्लास होगी, जिसको कह सकते हैं एक महीना जो क्लास होगी, वो अंग्रेजी पढ़ने में आपके सहायक सिद्ध होगी। तो शुरू की जितनी क्लासें आपकी होगी, 21, 22, 23, 25 जो भी होगी है, उसमें एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है। और अंग्रेजी में होगा ना ओवर कॉन्फिडेंट, तो भाई साहब फिर तकलीफ ही तकलीफ है। तो जैसा गुरु जी कहते हैं करते जाओ, जैसा इंग्लिश कहती है करते जाओ, तो कभी तकलीफ आएगी ही नहीं। और इसके अलावा कुछ करने की कोशिश करें ना भाई, तो तकलीफ रहेगी। अच्छा एक बात, आपको कमेंट कभी नहीं करना है, कमेंट से मतलब मेरी तरफ से, तो आपकी तरफ से कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। एक तो हम बोलते हैं कि मान लो, मान लो, तो मान लो कि इंग्लिश में कोई गुंजाइश नहीं। कई बार कहते हैं कि मेरी तरफ से, तो आपकी तरफ से भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक तो नो कमेंट्स प्लीज, और देर इज नो मान लो, ये दो चीज़ें इंग्लिश में से निकाल देना आप, तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे। और आपने बीच बीच में क्या हुआ, मेरी तरफ से ये है, मान लो ऐसा कर दिया, तो मान लो वैसा कर दिया, तो सारा सिस्टम क्या होगा भाई, बदल जाएगा। और आपको सिस्टम बदलना ही नहीं है। तो जैसा सिस्टम कहता है ना, वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसको चाहो तो थोड़ा सा कॉपी कर सकते हो भी। फिर बताता हूँ आपकी शुरुआत कैसे होगी इंग्लिश की भाई साहब। मैं बहुत मस्ती कर ली इंग्लिश में, जल्दबाजी मत करना बस, फिर आ जाएगी। तो जानते हैं, कभी कभी लिखा हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना सुना हुआ होता है। तो जितना भी आज मैंने बोला है ना, ये सारा आपको मिल जाएगा कहाँ, ये सारी क्लास आपको वापस मिल जाएगी शाम तक। लेकिन मिलेगी तब जब आप मेरा ऐप क्या करोगे, आप डाउनलोड करोगे और आप अपना नंबर मुझे दोगे, उसके बाद हम आपको देंगे एक्सेस। उसके बाद सारी क्लास एज इट इज़, जितनी बार चाहो उतनी बार सुनो उसे। एक बार सुन लिया और उसको लिख लिया तो सारा मामला क्या भी तैयार हो जाता है वो। तो शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ बिल्डिंग नहीं बना करती, टाइम लगता है। तो आपकी इंग्लिश वो 4.5-5 महीने में पूरी होगी। उसके बाद जो 1 महीना होगा ना आखिरी वाला, उसमें जो कुछ भी पढ़ा है उसको करेंगे प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में, किसका एग्जाम से किस तरह से लिंक होगा, तब जाके मामला पूरा बैठेगा।
और अभी से आदत डाल दो, थोड़ा थोड़ा आपको अंग्रेजी का मैटर पढ़ना है, चाहे कहीं से पढ़ो, है किसी अंग्रेजी बुक से पढ़ो, अखबार से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। और पढ़ना ये सोच के नहीं पढ़ना है कि मुझे पूरा समझ में आएगा ना, अभी पूरा समझ में आना ज़रूरी नहीं, बस सिर्फ आपको आदत डालनी है। एक ही पैराग्राफ पढ़ो बोले, लेकिन आदत डाल दो। और जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार लिखो भी। तो लिखना और पढ़ना तालमेल बैठ गया ना, तो बहुत सारा काम क्या होगा भाई, आसान हो जाएगा। तो ये जो अंग्रेजी पढ़ने का तरीका जो है पुराना वाला ढर्रा वाला है, 10 से शुरू करेंगे, फिर वॉइस आएगा, फिर नरेशन आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये टॉपिक बहुत लंबे नहीं, टॉपिक बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटे कब होंगे, जब इनके पहले की सारी जानकारी आपको होगी, बेसिक्स वाली। तो हमारे इंग्लिश की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, ऐसे करेंगे वापस नहीं, अब तरीका क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बदलेगा तरीका आपका, ठीक है। अब तरीका बदल कर क्या आएगा, तो पहले तो आपको मेंटली और फिजिकली क्या होगा भाई, अरे तैयार होना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है। मेंटली आप तैयार है तो फिजिकली तैयार हो जाएंगे आप। और कई बार क्या होता है, शरीर तो तैयार, दिमाग कहता है कि रहने दे यार, कोई बात नहीं, जाने का बहाना। तो पहले मेंटली तैयार हो जाओ कि आपको अंग्रेजी सीखने में टाइम तो लगेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि 2-4 बैच एक साथ कर लूँ तो वो हो जाएगी बदहजमी। अरे बाबा, नाश्ता, लंच और डिनर एक साथ कर सकते हो क्या, कभी ऐसा करता हूँ एक साथ खा लेता हूँ, फिर दिन भर की छुट्टी, तो वैसा वो दिन भर की छुट्टियों को दिन भर की तकलीफ हो जाएगी वो, इसलिए थोड़ा 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 जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी इंग्लिश शुरू होने से पहले। सबसे पहले तो क्या होगा भाई, क्या लिखा भी, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि अंग्रेजी के सीखने की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आधा काम तो हो गया। अब दिक्कत है कि शुरुआत अच्छी कैसे होगी, ये आज दिन तक पता नहीं चला। अच्छा, कई लोग, कई बार आप लोग सुनते हैं, है ना, प्रीचर्स होते हैं, उपदेशक आस्था चैनल पे आता है ना, अब तो यूट्यूब पे फेसबुक भरे पड़े हैं, जो देखो वही, जो देखो सुबह शुरू हो जाते हैं, और जो बोलते हैं बेटा खुद नहीं करते, नहीं वो सब उल्टा काम करते हैं वो। अच्छा, मैं कई बार देखता हूँ ये जो है ना, लोग जो कहते हैं कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इनको मौका देना चाहिए, उनके घर की महिला देखो, घर की महिला 4 दीवारी में बंद है, एक भी बार नहीं है, आप समझ रहे हैं। अच्छा, कई बार देखता हूँ कुछ महिलाएं महिलावादी बन के आती है, कहते महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, हम महिलाओं के पक्ष की बात करते हैं, उनके घर के महिलाओं को उन्होंने रोक रखा होता है, आउट नहीं अंदर, हम किसी और की बात कर रहे हैं, आपके नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बड़े चांद लगा के आते हैं भाई, महिला हितैषी होती हैं, वो सबसे बड़ी महिला द्वेषी होती। और महिला महिला की तो बहुत बड़ी दुश्मन है, उसको आगे बढ़ने देती ही नहीं है। आदमी लोग सपोर्टिव होता है, कहते कोई बात नहीं, लेकिन महिला जो महिला की बात करती हैं तो वो सिर्फ कुछ और ही है। तो जो जो जैसे कहते हैं ना, वैसे बेटे अपना खुद अरे नहीं करते। और जो लोग कहते हैं कि खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बेटे अंदर ही अंदर टूटे पड़े हैं वो, उनका अंदर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, सारा कैसा है, अस्त व्यस्त। तभी उनको बोलना आ गया इस तरह से, नहीं तो नहीं आता। खुशी खुशी आदमी अच्छा बोलना नहीं सीखता है, बोलना कब सीखता है भाई, हाँ, तो दुख में जो सीखा है ना वो बेटा बाहर आ रहा है अभी, है, और वो छुपा रहा है वो। तो असल में जो आदमी नहीं है ना, वो तो बोलता है, और जो बोलता है वो अंदर से नहीं है, वो विरोधाभासी है हमेशा। तो वेल बिगन इज हाफ डन का मीनिंग क्या हुआ। अब अंग्रेजी की शुरुआत कैसी होगी आपकी, अच्छे से, तो काम हो गया। तो कई बार कहते हैं कि जीवन को बढ़िया जीना चाहिए, लेकिन बेटे पता नहीं जीने की तरीका क्या होगा, जीने का तरीका हमको बताते ही नहीं है, और खुद भी उलझे उलझे, हमको भी उलझा कर रख देते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो ये तो मामला बना वेल बिगन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, काम की शुरुआत किसे करनी है, आपको करनी है कि आपका पड़ोसी करेगा पहले। हाँ, तो काम की शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी तो होगी, और किसी पे डिपेंडेंट हैं आप कि मेरा दोस्त करेगा तो मैं करूँगा, तो आप काम कभी शुरू कर सकते ही नहीं। और सबसे चैलेंजिंग काम होता है काम शुरू करना, और शुरू हो गया तो गलतियाँ होना जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार शुरू तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो होता क्या है, क्या लिखा है, चैरिटी
बिगिंस एट होम का मीनिंग क्या हुआ? अरे हर कार्य की शुरुआत अपने ही घर से होनी चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग बाग शुरुआत किसी और के घर से करते हैं, इसलिए काम कभी प्रॉपरली शुरू होता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, कई बार आप सोचते होंगे क्या होता है, देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। खूब लाइन बोलते हैं आप लोग, क्या मतलब है इसका? हाँ, इसका शुरू शुरू का प्रभाव क्या भाई, एंड तक बना रहता है। तो इंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है भाई? इंप्रेशन नहीं बताओगे? कहता वही है जो आप सोच रहे हो। नहीं पता? अच्छा, आपका घर में कोई इंप्रेशन नहीं है क्या? कहते हैं ना, आपकी इज्जत नहीं घर में, तो आपने घर में अपनी कुछ इंप्रेशन बना के होगी ना, कैसी बनी हुई है, अच्छे की बुरे की कैसी बनी हुई है? कहते हैं यही है। ये क्या मतलब? अरे बाबा, इंप्रेशन का मीनिंग होता है छवि, और छवि अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अच्छा देख, घर में भी देखा होगा आपने, जो बच्चा भाग भाग के काम करता है ना, बेचारे भाग भाग के उसको सारे भगाते हैं, ठीक है, और जो मना करते काम करते कि नहीं करूँगा, उसको कोई नहीं बोलता है, कहते तो ऐसा ही है, कहते मेरे को मजा आ रहा है ना ऐसे ही, मेरे को काम नहीं करना पड़ रहा है। तो कभी कभी भागने की मना भी कर दिया करो, हर बार हाँ कहना जरूरी। वो जो बेचारा हाँ कहता है ना, उसको सारे भगाते रहे, जो देखो भगाते रहता है उसको। कभी कभी क्या करो भाई, मना करके देखो, और मना करोगे उस दिन उसी पे आपका जिक्र होगा कि आज इसने मना कर दिया, पहले नहीं किया, बस उसी की बात होगी। हाँ, घमंड आ गया है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द क्या भाई? अच्छा, कभी कभी आप लोग अंगूठे का निशान भी लगाते हैं मेरे ख्याल से, क्या होता है वो? फिंगरप्रिंट नहीं, अंगूठे का निशान। तो अंगूठे का निशान तो होता है थंब इंप्रेशन, और अंगुलियों का निशान होता है फिंगरप्रिंट। बताओ, इधर भी सारा डिफरेंस है, ये कहता है कि इंप्रेशन और ये कहता है कि प्रिंट है। अरे अंतर हुआ कि नहीं है? तो वही ध्यान रखना कहने का मतलब। तो इसका मतलब निशान भी होता है, क्या होता है भाई? निशान भी होता है, छवि भी होता है, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत अच्छे से करनी है, शुरुआत आपको खुद को करनी है और अपनी इंप्रेशन बनाए रखनी है, इज्जत बनाए रखनी भी लोगों के सामने, वो भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है, देखिए, क्या भाई? टुमारो नेवर कम्स का मीनिंग क्या हुआ? कल कभी भी नहीं आता। और आपके जो काम के टालने की प्रवृत्ति है ना, कहते कल करेंगे यार, और हमारे यहाँ पे कल करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, मतलब बाद में करने की प्रवृत्ति ज़्यादा। कैसे कैसे? कोई काम आपको आज करना है और करते करते कहाँ शाम आ गई, कहता अब तो शाम तो हो गई यार, अब कल ही करेंगे, मतलब अंधेरा होगा, शाम हो गई, अब कल ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? काम करते 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 काम हुआ नहीं, और फ्राइडे आ गया, यहाँ सैटरडे आ गया, कहते हैं अब यार आज सैटरडे तो ही, कल क्या है? संडे, मंडे से पक्का। अच्छा, ऐसे करते 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 महीना हुआ, और तारीख आ गई 27-28, क्या ये महीना तो गया। अगले 1 तारीख से, चलो ये भी ठीक है। अच्छा, करते 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 भाई साहब अक्टूबर तक पहुंच गए, नवंबर तक पहुंचे गए, अभी ये साल भी गया यार, अब है जो अगले साल से, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बीच में 30 त्यौहार आते कि नहीं भाई, हैं? अब जैसे होली गई, अब कुछ ना कुछ आएगा ना भाई, अब क्या आएगा इसके बाद? राखी आएगी ना, अब होगा क्या? कहते हैं ना नया काम शुरू करना है, कहते हैं अब क्या नया करेगा, अब राखी तो आई गई, अब राखी के बाद, मतलब पहले तो कुछ है ही नहीं हमारी लाइफ में, जो सारा क्या है वो बाद में ही है। तो राखी के बाद फिर क्या हुआ? कुछ और आएगा, उसके बाद, उसके बाद, अरे तो कभी तो पहले कर ले देवता, नहीं, पहले करने का सिस्टम सेट नहीं किया हमने कभी, और पहले करने का सिस्टम जो सेट कर लिया ना, वो निकल पड़ा। तो जो अलग काम करते हैं ना, कौन से वाले हैं? वो टुमारो नेवर कम्स वाले हैं, जिनके लिए कल कभी आता ही नहीं।
अरे हम लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई साहब। एक अनपढ़ व्यक्ति जो पान बनाते हैं बाहर, उसके बाद लाइन लिखी मिलती है हमेशा है, आज नकद कल उधार। वो कितना समझदार है, कहता है यार कल दूंगा, तो भाई साहब ये लाइन पढ़ लो यार प्लीज। उसको पता है कल कभी आना नहीं और मुझे उधार देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। टुमारो की स्पेलिंग तो सही है क्या? मेरे से क्या स्पेलिंग गलत हो जाती है सही मायने में? सही है ना? हाँ बस इसी को एग्जाम कहते हैं। एग्जाम में नहीं आया वर्ड कोई, और जिस दिन आ गया ना, उस दिन वैसे चारों को देखोगे आप, अब जानते कि ये सही कि ये सही, ये सही कि ये सही, कभी आए बाएं भी, कभी ऐसी और बीड़ी। ये क्यों होता है पता है? ये इसलिए होता है क्योंकि चीज़ें नॉर्मली कई बार आपके हाथ से लिखी हुई नहीं होती है, वो जो लिखा हुआ नहीं है वो दिमाग में है, और दिमाग में है तो वहाँ पे इंप्रेशन बदल जाती है उसकी। तो अब ये सही है गलत मुझे नहीं, तो एक स्पेलिंग मुझे और दिखाई दे रही है, मैं लिख लेता हूँ अभी। तो मैंने ये तो गलत लिख दी थी फिर इसका मतलब, और मैं अक्सर लिख, हाँ तो स्पेलिंग सही कौन सी भाई? ये वाली। कैसे पता? अब एग्जाम में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, टुमारो चलता रहेगा जिंदगी में आपका, ठीक है ना? जिस दिन आ गया ना एग्जाम में, उस दिन लोचा हो जाएगा। तो बताओ ये कौन कौन सही बता रहा है इसको भी? अरे ये सही है ना? कभी थी नहीं, अरे कभी नहीं थी। अब यहाँ जो आपके मार्क्स आते हैं ना शुरू शुरू में, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, बाद में कम। इसी की वजह से होते हैं। इसका मतलब लिखना भी साथ साथ में क्या भी जरूरी है। तो टुमारो नेवर कम्स, ठीक है, कल कभी आता ही नहीं है, और ये बात आप पे लागू होती है। हाँ क्या लिखा देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, का मतलब क्या हुआ? तो देखिए समय का चोर होता है कौन? प्रोक्रेस्टिनेशन। अब इसका मीनिंग पता नहीं। हाँ तो काम को टालने की प्रवृत्ति क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन। कहते हैं अब नहीं, थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर, अरे कर लेंगे, अभी जिंदगी में 100 साल जीना है यार, क्या जल्दी कर लेंगे हैं? वो क्या है? तो इसको बोलते हैं टालम टोल करने की प्रवृत्ति से क्या होता है? समय की होती है चोरी। और जिस व्यक्ति का समय चोरी हो गया तो क्या बचा? अरे कुछ नहीं, वैसा भी एक समीकरण बन के आता है गणित में, लाइफ माइनस टाइम इज इक्वल टू सिफर। अरे शून्य होता है भाई। तो जो काम जब करना है ना उस समय हो रहा है तब तो है मजे की बात, और समय निकलने के बाद हुए ना तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी भाई? अरे खत्म, कम क्या खत्म ही हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें अपना जो है ना गांव देहात का सिस्टम, वो शादी ब्याह का सिस्टम चलता है, देखा होगा, कहते हैं बेटा समय पर शादी होना बहुत बढ़िया है। अरे होता है कि नहीं होता है? इधर कन्या 18-19 की, बेटा तेरे को और घर जाना है, मतलब उसको भीड़ कर करके तू घर की आई नहीं, तेरे को तो कहीं और जाना है। अब बेचारे लड़की कहती है कि मैं जाऊँ किधर, ये कहता है कि तेरे को और जाना है, और वो कहता है कि तू यहाँ की है नहीं है, ये तो भी रास्ते में ही है बेचारी। माँ बाप कहते हैं कि बेटा तेरे को कहीं और जाना है, वो जहाँ जाती है वो कहता है कि तू कहीं पराये से आई है, तो ये फिर है किसकी? ये किसी के रास्ते में यही है, इधर के उन दोनों के बीच में ट्रांजिट में है वो, इसका अपने को अस्तित्व भी नहीं है। तो क्या होगा? काम को टालने की प्रवृत्ति से क्या होता है भाई? समय की चोरी होती है, ठीक है। अच्छा आरएस में एग्जाम आया हुआ है प्रश्न, कहते इसके बारे में 50 शब्दों में लिखो। कितने में लिखना है? 50 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखो आप। अब जो मीनिंग ही नहीं पता तो फिर क्या करता है बच्चा? इसी कितने शब्द है इसमें? 1 2 3 4 5 तो 6 है ना? कितना है? क्या करेगा वो? 9 लाइट लिख देगा, 9 बार। कितने हुए? हो गया ना, 4-5 एक्स्ट्रा चलते हैं। अब जो पता है नहीं है तो क्या लिखेगा उसके बारे में, और लिखने की आदत नहीं है। और अब तो लिखने की आदत खत्म सी हो गई क्योंकि सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। अरे एक आध तो लिखने का ले लो यार। है कम से कम लिखना तो करे, बच्चा लिखना ही भूल गया आजकल। और जब लिखता है स्पेलिंग मिस्टेक होती है धड़ा धड़, क्योंकि पहली बार लिखता है तो गलतियाँ हो जाती।
तो भाई साहब इससे क्या होता है, समय की हो जाती है चोरी। और कुछ लोग तो भाई साहब अड़ंगेबाज होते हैं ना। क्या लिखा है भाई? इफ टुमारो कम्स का मीनिंग क्या हुआ? यदि कल आ जाए तो मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा। और उसको पता है कि कल आना नहीं है और उसे कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है। सबसे आलसी आदमी ये दुनिया का, सबसे आलसी आदमी इंडोलेंट पर्सन है, लेजी आदमी दुनिया का। वो हमेशा क्या करता है, कहते कल आ जाए ना, कल है तो मैं देख, मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा। उसको पता है कि कल आना ही नहीं है और मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो जीवन में उतारी जा सकती हैं, और ये जीवन में उतर गई ना तो आपके काम करने के तरीके क्या होंगे भाई, बदल जाएंगे। तो अब इनको कॉपी कर लीजिए आप एक बार। अच्छा पहले सुन लो एक बार, देखिए ये तो कॉपी कर लेना आप। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ऐप डाउनलोड करेंगे आप, हैं। और ऐप का नाम तो आपको पता ही है मेरे ख्याल से। तो देखिए प्ले स्टोर पे 3 ऐप मिलेंगे आपको वहाँ पे मेरे। एक तो मैंने कहा सावन इंग्लिश ऐप, तो आपको डाउनलोड ये वाले करना। एक मिलेगा आपको सावन डिजिटल इंग्लिश ऐप, एक मिलेगा आपको सावन क्लासरूम ऐप। तो आपको सिर्फ कौन सा करना है, सावन इंग्लिश ऐप करना है। डाउनलोड कर लो, फिर आपसे नंबर लेंगे, फिर आपको एक्टिव कर देंगे। तो ये जो जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, ये सारा आपको वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा आपका। और जब भी आपको टाइम मिले उसे रिवाइज करो आप। पर रिकॉर्ड नहीं, यही वाली सारी एज इट इज़ क्लासेस। वो रिकॉर्डेड तो अलग चीज़ें हैं, यही वाली सारी चीज़ें वापस आपको सुनने को मिलेगी। और ये जो रिवाइज हो गया तो वैसा फीड हो जाएगा दिमाग में एज इट इज़। यही फ़ायदा है ऑफलाइन और ऑनलाइन का। और जानते हैं ऑनलाइन भी समझ में तब आती है जब आप उस व्यक्ति से पहले ऑफलाइन जुड़े हुए होते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन ये ज़्यादा अच्छी बजाय किसके, ऑनलाइन की। और अभी जितने भी आप क्लास होगी ना इंट्रोडक्शन वाले, जो 10 12 15 20 क्लासेस होगी, ये सारी लाइव चलेगी। तो आप चाहो तो अपने मित्रों से कह सकते हो कि सावन सर कैसे पढ़ाते हैं। एक तरह का ये वर्चुअल डेमो है। ऑफलाइन तो मैं डेमो देता नहीं हूँ। वो यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके क्या कर सकते हैं वो, हाँ वो मेरे को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं पढ़ा सकता हूँ कि है नहीं पढ़ा सकता है। तो अपने मित्रों से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आदमी पैसा खर्च करके सही जगह पर जाए, जिससे उसका आना क्या सार्थक हो जाए। ये तो वही जो है ना 1.5 2 2 3 महीने कोर्स होते हैं, उसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। और पढ़ाते वही जो पहले से बच्चे को आ रहा होता है। हाँ स्टार्ट किया और जब लगता है कुछ आने लग गया तब तक बैच क्या होता है, खत्म हो जाए। फिर वो पूछेगा कहाँ। और यदि आपके पास आई मोबाइल है तो प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा अपना, क्योंकि वहाँ अलग सिस्टम है, उसके लिए अलग सिस्टम है जो आप मेरे से पूछ लेना एक बार आके, ठीक है ना। वो अलग सिस्टम होगा। आई किसके पास है भाई? एंड्रॉइड है ना, करवा दिया था ना, फिर दिक्कत नहीं। अब एंड्रॉइड तो दिक्कत नहीं, लेकिन आई वाला है तो उसका लॉगिन का सिस्टम अलग है, मैं आपको बता दूंगा। तो किस किस के पास है एंड्रॉइड? सबके पास ही होगा। और आईफोन, अरे उसका क्या करना है उनको इतना महंगा लेके हैं। आईफोन एक लेते उसमें 4 आ जाते हैं अपने। जरूरत नहीं उसकी। और स्टूडेंट लाइफ में आईफोन का क्या लेना देना है? तो दिखावा नहीं करना ज़्यादा, अपने वो उसी में रहना है अपने, है ना, ज़्यादा अच्छा है। तो इस ऐप को बढ़िया से डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है। फिर आपका नंबर लेके आपको एक्सेस दे देंगे उसका, है। फिर आप मुझे वापस देखते रहोगे, मेरा थोबड़ा वहीं वापस इधर भी देखोगे और है वहाँ भी देखोगे, ठीक है ना। और मेरा थोबड़ा कुछ टाइम के बाद आपको अच्छा लगने लग जाएगा, 2 4 क्लास के बाद, है। फिर आने का मन करेगा, जाऊँ पढ़ने जाऊँ, बुखार होगा तब भी जाऊँ, नहीं आने का नहीं, आने का मन करेगा, है। तो ही टीचर में टीचर वाली क्वालिटी, अदरवाइज तो फिर तो अट्रैक्शन होना चाहिए। तो मज़े की बात है। तो कल इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि टुमारो नेवर कम्स, लेकिन अपना सारा मामला पहले से शेड्यूल्ड है। तो कल बताएंगे आपको अंग्रेज़ी पढ़नी कैसे है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।
एक उन भैया को भेजना है ना, रोहित भैया को। हाँ, मॉर्निंग। तो दुबले कैसे हो गए इतने यार? हाँ हाँ, मतलब कुछ किया है? ये अच्छा, आ रहे हैं क्या भैया?